गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वित्तीय विवरण अर्थात फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसी पाठ को हम अंतिम खाते बनाने वाला पाठ कहते हैं। इसी लेसन के अंतर्गत हम अंतिम खाते बनाएंगे। तो वित्तीय विवरणों को ही अंतिम खाते करके बोला जाता है और अंतिम खातों में ही व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं व्यापार का चिट्ठा भी आता है, आर्थिक चिट्ठा जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। तो ये जो वित्तीय विवरण है, तो वित्तीय विवरणों का आशय पहले देखेंगे। तो दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार व्यापारिक व्यवहारों का लेखांकन 3 चरणों में पूरा किया जाता है। प्रथम चरण में व्यवहारों के प्रारंभिक लेखे अर्थात जर्नल और सहायक बहिया तैयार की जाती है। उसके बाद द्वितीय चरण में व्यवहारों का विश्लेषण किया जाता है, मतलब कि खाता बही लेजर बनाया जाता है। और तीसरे चरण में, अंतिम चरण में सारांश तैयार किया जाता है और सारांश के अंतर्गत तलपट बनाने के बाद हमें बनाने पड़ते हैं अंतिम खाते। और अंतिम खाते में ही व्यापार खाता जिसको ट्रेडिंग अकाउंट कहेंगे, उसके बाद लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहेंगे उसे, और फिर उसके बाद चिट्ठा। और अगर आपका व्यवसाय निर्माणी उद्योग है तो व्यापार खाते के पहले आपको बनाना पड़ेगा निर्माणी खाता, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो ये सभी अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। ये अंतिम चरण के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में शामिल होते हैं। खाता बही के कार्य को समाप्त करने के बाद प्रत्येक वर्ष के अंत में खाता बही में खोले जाने वाले खातों के आधार पर सारांश मतलब कि तलपट तैयार किया जाता है और जो व्यवसाय की लाभप्रदता तथा आर्थिक स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करता है। अर्थात तलपट के आधार पर ही अलग अलग सूची के अनुसार अलग अलग खाते दिखते हैं। उसमें आय व्यय के खाते एवं संपत्ति दायित्वों के खातों का उल्लेख होता है और इसी कारण से ही इसको आय विवरण और स्थिति विवरण के अंतर्गत इसे विभाजित किया जाता है। आय विवरण और स्थिति विवरण को ही हम वित्तीय विवरण कहते हैं और सामूहिक रूप से तैयार किए गए जो विवरण है उसे हम अंतिम खाते करके बोलते हैं। अभी ये जो जॉन एन मायर की परिभाषा, इन्होंने कहा है कि वित्तीय विवरण एक व्यावसायिक उपक्रम के खातों का सारांश प्रस्तुत करते हैं। स्थिति विवरण एक निश्चित तिथि पर संपत्ति, दायित्व और पूंजी को प्रदर्शित करते हैं और आय विवरण एक निश्चित अवधि की व्यावसायिक क्रियाओं के परिणामों को प्रदर्शित करता है। अर्थात ये जो वित्तीय विवरण है, ये इनके आधार पे हमें व्यावसायिक उपक्रम में जो भी खाते हैं आपने बनाए हैं, जो भी अलग अलग लेन देन हुआ है, उनके आधार पे जो भी आपने खाते तैयार किए हैं, तो उनका सारांश प्रस्तुत करने का कार्य करता है। और इसी के आधार पे हमें स्थिति विवरण हम बनाते हैं और उसमें स्थिति विवरण में एक निश्चित तिथि पर आपकी संपत्तियां कितनी है, आपके दायित्व कितने हैं, आपकी पूंजी कितनी है, इसका प्रदर्शन होता है। और जो आय विवरण रहता है, आय विवरण में निर्माणी खाता, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता इनका समावेश होता है और इस आय विवरण में एक निश्चित अवधि की जो भी व्यावसायिक क्रियाएं हैं उनका परिणाम प्रदर्शित होता है। अर्थात व्यापार खाता अगर आप बनाते हो तो उसमें सकल लाभ या तो सकल हानि दिखेगी, ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। लाभ हानि खाता बनाते हो तो उसके आधार पे हमें शुद्ध लाभ या तो शुद्ध हानि पता चलेगी। और इनके पहले अगर आप निर्माणी उद्योग वाले हो तो निर्माणी खाता बनाओगे तो वहाँ पे आपको बेचे गए माल की लागत का पता चलेगा। तो इस प्रकार से ये वित्तीय विवरण का आशय है। अर्थात यहाँ पे व्यवसाय के परिणाम और वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष के अंत में जो भी आप विवरण तैयार करोगे उन्हीं को हम अंतिम खाते कहेंगे। ये जो अंतिम खाते अर्थात वित्तीय विवरण, इनके प्रयोगकर्ता अलग अलग प्रकार के घटक, सभी पक्षकार, विभिन्न पक्षकार इनका प्रयोग करते हैं। अर्थात प्रबंधकों के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। विनियोजक भी अपने लेन देनों को संभालने के लिए लेखांकन में वित्तीय विवरण बनाते हैं। लेनदार, कर्मचारी, सरकार सभी को ही ये वित्तीय विवरण बनाने आवश्यक होते हैं। अभी वित्तीय विवरण का महत्व देखेंगे। वित्तीय विवरण के महत्व में सबसे पहले तो महत्व है लाभ हानि का ज्ञान होता है। आप अपने वित्तीय विवरण तैयार करके सभी प्रकार के लाभ और हानि की जानकारी प्राप्त करना चाहते हो। अर्थात व्यापार खाता बनाकर या तो निर्माणी खाता बनाकर क्रय विक्रय से होने वाला सकल लाभ कितना है या तो सकल हानि कितनी है, इसका आप परिणाम जानना चाहते हो। और लाभ हानि खाते के आधार पर शुद्ध लाभ या तो शुद्ध हानि का पता आपको चलता है। फिर उसके बाद है आर्थिक स्थिति का ज्ञान। तो सभी प्रत्येक जो सफल व्यापारी है वह अपने व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना चाहता ही है और उसी कारण से वह अपने दायित्व कितने हैं, संपत्तियों की क्या स्थिति है, उनका बाजार मूल्य, वास्तविक मूल्य, पुस्तकीय मूल्य ये क्या है, तो इसके बारे में अध्ययन करना
चाहता है और उसी के लिए चिट्ठा या तो स्थिति विवरण वह तैयार करता है और अपनी आर्थिक स्थिति का अध्ययन करता है। फिर व्यापार की लाभार्जन शक्ति का ज्ञान वह लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में अंतिम खाते तैयार करने पर लाभार्जन शक्ति को ज्ञात किया जाता है, अर्थात जो भी उसको लाभ हुआ है वह गत वर्षों की तुलना में किस प्रकार का है, कम हुआ कि बढ़ गया है, आपने उन्नति की है कि अवनति हुई है आपकी, इसका भी अध्ययन इसी से ही प्राप्त होता है। अर्थात आपकी लाभार्जन क्षमता कैसी है, आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि हुई कि कुछ कम अलग विपरीत प्रभाव हुआ, इस पर भी पूरा अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार का ये तीसरा महत्व है। चौथे महत्व में भावी योजनाओं में सहायक। ये जो अंतिम खाते आप बनाओगे अर्थात व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा, इसी के आधार पर ही आने वाले वर्षों के लिए, भविष्य के लिए आप मार्गदर्शन का कार्य भी लोगे और भावी योजनाओं भी तैयार करने में उसी की ही सहायता लोगे। तो इस प्रकार से ये वित्तीय विवरण के चार पॉइंट दिए हुए हैं। अभी आय विवरण क्या है, तो वित्तीय विवरण को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो है आय विवरण, दूसरा है स्थिति विवरण। आय विवरण में आता है व्यापारिक खाता या तो व्यापार खाता, उसके आधार पर आपको सकल परिणाम प्राप्त होते हैं अर्थात सकल लाभ या तो सकल हानि। और आय विवरण का दूसरा जो भाग है वह लाभ हानि खाता है, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, और इसके आधार पर व्यवसाय का जो शुद्ध परिणाम है उसको आप प्रदर्शित कर सकते हो। शुद्ध परिणामों के आधार पर आपको एक तो शुद्ध लाभ या तो शुद्ध हानि का जो आपको परिणाम प्राप्त होगा। तो अभी ये आय विवरण में सबसे पहला जो घटक है वह है व्यापार खाता। तो व्यापार खाता वह उस प्रकार का खाता है जिसमें माल के बिक्री पर सकल लाभ प्राप्त करने के लिए, सकल लाभ ज्ञात करने के लिए इसे बनाया जाता है। शुद्ध बिक्री में से अगर आप बिके हुए माल की लागत घटा देते हो तो जो भी रकम बचती है उसको हम सकल लाभ कहते हैं। तो इस प्रकार से व्यापार खाता रहेगा और व्यापार खाते में ही एक निश्चित अवधि में माल के क्रय और विक्रय से प्राप्त होने वाले सकल लाभ अथवा सकल हानि को ज्ञात करने के लिए जो भी विवरण बनाते हो उसी को हम व्यापार खाता कहते हैं। व्यापार खाता बनाने के जो लाभ है या तो महत्व उपयोगिता है उस पर भी ध्यान दोगे। तो व्यापार खाते से क्या होता है, आपको सकल लाभ या तो सकल हानि की जानकारी मिलती है, कुल बिक्री के लाभ का ज्ञान मिलता है अर्थात कुल बिक्री कितनी हुई है, उस पर लाभ का प्रतिशत आपका क्या है उसका भी आप बराबर विचार देख सकते हो। और टेंडर भरने में सुविधा, जो भी निविदा या तो टेंडर जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको भरने पड़ते हैं अर्थात कोई भी कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए, उसके लिए भी आपको कुछ छोटा सा अनुमान तैयार करना पड़ता है। तो उसी के लिए भी ये जो व्यापार खाता आवश्यक होता है। बिक्री पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात हो जाने से व्यापारी को वस्तु के भावी मूल्य का सही अनुमान आसानी से हो जाता है और टेंडर भरने में भी उसको आसानी रहती है। खर्चों पर नियंत्रण भी होता है। तो सकल लाभ अगर ठीक ठाक है परंतु शुद्ध लाभ कम है तो विशिष्ट योजनाएं बनाकर वह जो अप्रत्यक्ष खर्च है उनको भी घटाने की योजना वो बना सकता है। फिर है लागत लेखे तैयार करने में सुविधा। तो व्यापार खाते की सहायता से व्यापारी को स्टॉक, क्रय, मजदूरी, प्रत्यक्ष व्यय, विक्रय इन सभी का तुलनात्मक जानकारी प्राप्त होने से लागत लेखे भी तैयार करने में आसानी होती है। तो इस प्रकार से ये व्यापार खाते के लाभ या तो महत्व या उपयोगिता है। उसके बाद व्यापार खाते की खाता बनाने की विधियों ऊपर ध्यान देंगे। तो व्यापार खाते की अवधि एवं शीर्षक ये पहली विधि है। तो व्यापार खाता बनाने की विधि जो है उसमें पहली और नंबर की विधि है व्यापार खाते की अवधि एवं शीर्षक। तो व्यापार खाता एक विशेष अवधि के लिए तैयार किया जाता है और यह अवधि प्रायः 1 वर्ष की ही होती है और अतः इसके शीर्षक में तिथि का उल्लेख आपको करना पड़ता है। तो तिथि का उल्लेख करते समय आपको ऊपर हेडिंग लिखना पड़ता है व्यापार खाता और ब्रैकेट में लिखना पड़ता है दिनांक जो भी दिया रहेगा 31 दिसंबर या तो 31 मार्च वर्ष लिखेंगे को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। इस प्रकार से हेडिंग लिखना पड़ता है और फिर व्यापार खाते के प्रारूप पर आपको ध्यान देना पड़ता है। तो व्यापार खाता का जो प्रारूप है, तो व्यापार खाते के प्रारूप में हम आते हैं। तो व्यापार खाते का प्रारूप यहाँ पे जो हेडिंग डालने के बाद दिनांक डैश डैश को समाप्त होने वाले वर्ष का करके लिखे। डेबिट पक्ष, क्रेडिट पक्ष 2-2 कॉलम्स रहेंगे। विवरण राशि ऐसे आप डेबिट के 2 कॉलम, क्रेडिट के 2 कॉलम बनाएंगे। डेबिट में आता है सबसे पहले प्रारंभिक रहतिया या तो प्रारंभिक स्कंध, उसके बाद आएगा क्रय,
फिर क्रय शुद्ध क्रय निकालने के लिए अगर प्रश्न में क्रय वापसी दी है तो उसको घटाकर शुद्ध क्रय बाहर लिखना पड़ेगा राशि के कॉलम में। फिर आगत गाड़ी भाड़ा, आगत गाड़ी भाड़ा को ही क्रय पर भाड़ा करके बोलते हैं। उसके बाद मजदूरी, फिर है ईंधन शक्ति, फिर है चुंगी कर वगैरह जो दिया रहेगा, तो फिर है ऑक्ट्राय, उत्पादन व्यय, अधिकार शुल्क और जो अन्य अप्रत्यक्ष व्यय है तो उनको यहाँ पे डेबिट पक्ष में, विकलन पक्ष में लिखा जाता है। और अभी समाकलन या क्रेडिट पक्ष में जो भी मदें लिखी जाती है उसमें तो सबसे पहला मद रहता है विक्रय। विक्रय में से विक्रय वापसी घटाकर शुद्ध विक्रय आप लिखोगे और लिखेंगे अंतिम रहतिया। तो क्रेडिट में बस विक्रय एवं अंतिम रहतिया है। तो ये जो व्यापार खाते में आने वाली जो मदें है वह प्रत्यक्ष मदें है, अर्थात क्रय से संबंधित, माल के क्रय से संबंधित जो भी कुछ व्यय है, जो भी कुछ कार्य है, जो भी कुछ क्रियाएं है, तो उसी को ही यहाँ पे आपने लिखा है। और इस खाते के आधार पे आपको मिलेगा, क्रेडिट पक्ष बड़ा रहेगा तो सकल लाभ और डेबिट पक्ष बड़ा रहेगा तो सकल हानि। तो इस प्रकार से ये व्यापार खाते का प्रारूप है। और फिर उसके बाद व्यापार खाता पूर्ण होने के बाद हमें बनाना पड़ता है लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाते के लिए सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष व्यय उसमें आते हैं, अर्थात विक्रय के संबंधित व्यय, प्रशासन के संबंधित व्यय, कार्यालय के संबंधित व्यय, ये सभी लाभ हानि खाते में आते हैं। और जो भी कुछ आय है वो भी अप्रत्यक्ष आय, अर्थात क्रय से संबंधित आय को छोड़कर जो अन्य आय है वो सभी लाभ हानि खाते में आती है। तो लाभ हानि खाते का प्रारूप जो है, तो अगर व्यापार खाते के आधार पे सकल हानि हुई है तो डेबिट में लिखेंगे और सभी व्यय लिखेंगे डेबिट में। डेबिट पक्ष में सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष व्यय आते हैं, जैसे कि वेतन, बाह्य गाड़ी भाड़ा मतलब कि निर्गत गाड़ी भाड़ा भी बोल सकते हैं, तो विक्रय पर भाड़ा, फिर विज्ञापन, छपाई लेखन सामग्री, डाक व्यय, बीमा, किराया, बैंक व्यय, दर एवं कर, मरम्मत व्यय, वैधानिक व्यय, पूंजी पर ब्याज, बट्टा, कमीशन, यात्रा व्यय, डूबत ऋण और मूल्यह्रास, इस प्रकार के व्यय डेबिट पक्ष में आएंगे। और क्रेडिट में आय लिखी जाती है। और सबसे पहले तो व्यापार खाते के आधार पे अगर आपको सकल लाभ मिला है तो उसे आपको क्रेडिट में लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद जो भी आय दिख रही है या प्राप्ति की जो मदें है, जैसे कि ब्याज प्राप्त, बट्टा प्राप्त, कमीशन प्राप्त, किराया प्राप्त लाभांश, इन सभी को आपको क्रेडिट पक्ष में लाभ हानि खाते के दिखाना पड़ता है। और फिर उसके बाद लाभ हानि खाते का क्रेडिट पक्ष बड़ा रहेगा तो शुद्ध लाभ आएगा, और लाभ हानि खाते का डेबिट पक्ष अगर योग बड़ा है तो शुद्ध हानि आएगी। और शुद्ध लाभ रहो चाहे शुद्ध हानि रहो, उसे आपको पूंजी खाते में स्थानांतरित करना पड़ता है। लाभ अगर रहेगा तो पूंजी में ऐड होगा, हानि अगर आएगी शुद्ध हानि तो पूंजी में से घटेगा। तो इस प्रकार से लाभ हानि खाता भी आपको बनाना पड़ता है। और फिर तीसरा जो है स्थिति विवरण बनाना पड़ता है। उसके बाद व्यापार खाता, लाभ हानि खाता बनने के बाद तो स्थिति विवरण के लिए आपको देखना पड़ता है कि स्थिति विवरण में, अर्थात उसको तुलना पत्र, चिट्ठा या तो स्थिति विवरण करके बोलते हैं, जिसे हम बैलेंस शीट करके बोलेंगे। तो ये जो स्थिति विवरण है, तो स्थिति विवरण में आपको विशिष्ट तिथि में आपके पास की संपत्तियां कितनी है, दायित्व कितने हैं, उसका अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। अर्थात चिट्ठा या स्थिति विवरण एक निश्चित तिथि को बनाया जाने वाला विवरण पत्र है। इसमें एक और व्यवसाय की पूंजी और दायित्व को लिखा जाता है और दूसरी ओर संपत्तियों का एक निश्चित प्रारूप या तो क्रम से लिखा जाता है। और दोनों पक्षों का योग यहाँ पे समान आता है, क्योंकि इसको बैलेंस शीट करके बोलते हैं। संपत्ति और दायित्व का योग समान आता है कि नहीं, इसकी जांच के लिए ये चिट्ठा तैयार किया जाता है। अगर आपका तलपट सही है तो सभी अंतिम खाते भी सही रहते हैं। अभी चिट्ठे का भी देख लो यहाँ पे प्रारूप। तो चिट्ठे के प्रारूप के अनुसार चिट्ठा दो प्रकार से किया जाता है, एक तो स्थायी क्रम और दूसरा तरलता या तो द्रव्यता क्रम। तो तरलता या द्रव्यता क्रम में सबसे पहले जो है अर्थात तरल को लिखेंगे, उसके बाद स्थायी को लिखेंगे। तो दायित्व राशि, संपत्ति राशि, ऐसे 4 कॉलम रहते हैं। दायित्व में आता है अधिकोष अधिविकर्ष मतलब कि बैंक अधिविकर्ष, फिर देय विपत्र, विविध उत्तमर्ण मतलब कि लेनदार। लेनदार अलग अलग चीजों के लिए हो सकते हैं, माल के लिए लेनदार, ऋण के लिए लेनदार, व्यय के लिए लेनदार, फिर अग्रिम प्राप्त आय, संचित निधि, पूंजी। तो ये सभी आता है दायित्व में। और संपत्ति में आता है, संपत्ति में सबसे पहले तरल संपत्तियां, फिर चालू संपत्तियां, उसके बाद स्थायी संपत्तियां। तो पहले हस्तस्थ रोकड़, फिर बैंक में रोकड़, फिर जो भी विनियोग है, अधिकोष निक्षेप करके बैंक डिपॉजिट है बैंक में जमा, विनियोग, प्राप्त विपत्र, विविध देनदार, अंतिम स्कंध, स्टोर्स, उपस्कर, एकस्वाधिकार, पशुधन,
फिर उसके बाद आगे जो भी कुछ स्थायी संपत्ति है उसको लिखेंगे। तो विविध उपकरण, फिर संयंत्र, वाहन, पट्टधृत संपत्तियां तो लीज होल्ड प्रॉपर्टीज है। फिर आत्मधृत संपत्ति मतलब कि स्वयं की जो संपत्तियां है उसको आत्मधृत संपत्तियां बोलेंगे। फिर भूमि, भवन, ख्याति, उपार्जित आय, पूर्वदत्त व्यय, इस प्रकार से क्रम रहेगा। वहाँ पे अपने दायित्व में पूंजी लिखी थी। पूंजी में आपको शुद्ध लाभ है तो जोड़ना पड़ेगा, शुद्ध हानि हो तो घटानी पड़ेगी, आहरण हो तो घटाना पड़ेगा, और फिर शुद्ध पूंजी की रकम आपको बाहर लिखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये जो चिट्ठे का क्रम रहता है, तरलता क्रम और स्थायी क्रम से अगर चिट्ठा तैयार करना है तो दायित्व में सबसे पहले पूंजी में शुद्ध लाभ जोड़ेंगे, शुद्ध हानि हो तो घटाएंगे, आहरण भी घटाएंगे, संचित निधि, उत्तमर्ण, और फिर उसके बाद देय विपत्र, बैंक अधिविकर्ष, ऐसे प्रारूप आएगा। और संपत्ति में सबसे पहले जो स्थायी संपत्ति है उसको लिखेंगे, उसके बाद चालू संपत्तियां, लास्ट में तरल संपत्ति उनको लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा वित्तीय विवरण, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा हम इसमें अंतर्गत तैयार करेंगे। तो इसके क्रियात्मक प्रश्न आगे के वीडियो में आपको समझाएंगे।